नमस्कार दोस्तों, झारखंड से लोगों का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो सीरीज में झारखंड के इतिहास को परीक्षा के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड का प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास समाप्त किया जा चुका है। वर्तमान समय में हम लोग झारखंड के आधुनिक इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसको 4 टॉपिक में बांट के हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक था झारखंड में अंग्रेजों का आगमन, दूसरा था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह और तीसरा था राष्ट्रीय आंदोलन। ये 3 टॉपिक समाप्त करने के बाद हम लोगों का जो चौथा टॉपिक और अंतिम टॉपिक है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, उसको आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। इसको 2 पार्ट में हम लोग समझेंगे। 2 पेज में ये है भी, माइंड मैप समरी में 2 पेज में ही समाप्त किया जा चुका है, लेकिन इसी 2 पेज में आपका जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको इंक्लूड करने का हम लोग प्रयास किए हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं उसको भी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है। तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं लगातार आप सभी वीडियो को देख रहे होंगे, और अगर कोई भी वीडियो आपसे छूट जाता है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाइए और पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग प्रारंभ करते हैं झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। तो देखिए, हम लोगों को, जैसा कि आपको पता होगा, देश को आज़ादी जो मिला था वो हम लोगों को 1947 में ही हो गया था। और 1947 के बाद जो राज्य बनता है वो बिहार राज्य एक तरह से पहले से ही था, और बिहार राज्य के अंतर्गत झारखंड आता था। लेकिन समय के साथ साथ 2000 का समय वो आता है, 15 नवंबर 2000 का, जब झारखंड अलग राज्य बनता है। लेकिन इस अलग राज्य का जो डिमांड है वो कितना पुराना है, क्या 1947 के बाद ये डिमांड प्रारंभ हुआ या 1947 के पहले हुआ, उसको आज यहाँ पे समझेंगे। उससे संबंधित जो जो महत्वपूर्ण संगठन है, उससे जुड़े हुए लोग हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड का जो सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज है या धार्मिक और आर्थिक स्थिति है, वो बिहार के धार्मिक और आर्थिक स्थिति या रीति रिवाज से बिल्कुल भिन्न था। और इसीलिए यहाँ पे झारखंड राज्य का डिमांड किया जा रहा था। कहा जाता है यहाँ पे जो राजस्व आता था, बिहार का जो राजस्व आता था, 3/4 जो राजस्व आता था वो झारखंड से ही आता था। लेकिन अगर इसके डेवलपमेंट में काम अगर देखा जाए तो मात्र 1/5वां भाग ही झारखंड में खर्च किया जाता था। मतलब अगर आपका राजस्व का हिस्सा देखा जाए तो 3/4 है, लेकिन खर्चा देखा जाए तो मात्र 1/5वां भाग यहाँ पे खर्चा किया जाता था। तो ये तो आर्थिक स्थिति था। इसके साथ साथ धार्मिक स्थिति में या धार्मिक अगर रीति रिवाज भी देखा जाए, संस्कृति देखा जाए, उसमें काफी भिन्नता थी। और इसीलिए यहाँ के लोग चाहते थे कि एक अलग राज्य का निर्माण किया जाए, और जिसका एक तरह से कहिए डिमांड जो है वो 15 नवंबर 2000 को पूरा होता है। तो चलिए देखते हैं इसका इतिहास कहां से प्रारंभ होता है, कब से झारखंड अलग राज्य का डिमांड प्रारंभ हुआ। तो ढाका में एक विद्यार्थी परिषद था। विद्यार्थियों का अपने एक परिषद होता है जो कि अपने जो भी मांग होते हैं वो अलग अलग डिमांड अलग अलग संस्थाओं के पास रखते हैं। तो उसी तरह से ढाका, जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ेगा, उस समय भारत का ही ये हिस्सा था। तो ढाका में एक विद्यार्थी परिषद बनता है, उसी का एक शाखा जो होता है वो रांची में होता है, और इसी से आगे आंदोलन का शुरुआत यहाँ पे हम कर सकते हैं। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का प्रारंभ माना जा सकता है। तो इसका अगर इतिहास हम लोग जाने तो कहा जाता है ढाका विद्यार्थी परिषद के एक सदस्य थे जे बार्थोलोवन। तो ये जे बार्थोलोवन जो थे ढाका विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे हुए थे। कहा जाता है ये चाईबासा के निवासी थे। झारखंड हजारीबाग में इनका पढ़ाई लिखाई हुआ था, शिक्षा दीक्षा हुआ था। और झारखंड जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो 1912 में गठन हुआ, उससे पहले ये ढाका विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे थे। और इसी से प्रेरणा लेके रांची जब ये लौटते 1912 में, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन करते हैं। और इस तरह से क्रिश्चियन विद्यार्थी परिषद का यहाँ पे गठन होने के बाद जो भी विद्यार्थियों का डिमांड है वो अलग अलग जगह में इन लोगों के नेतृत्व में रखा जाएगा। तो इस तरह से पहला एक संस्था आपको याद रखना है, 1912 में जे बार्थोलोमन के द्वारा बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? रांची बनाया गया था। उस संस्था का नाम क्या है? तो क्रिश्चियन विद्यार्थी परिषद या क्रिश्चियन स्टूडेंट, ईसाई विद्यार्थी परिषद या क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको जानते हैं। ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, जे बार्थोलोमन जो होता है, समय बीतते जाता है और इनका पढ़ाई आगे होते जाता है, और इस तरह से ये जो है 1915 में बीए पास कर लेते हैं। और चूंकि ये विद्यार्थी थे, आगे चल के ये शिक्षक बन जाते हैं संत पॉल स्कूल के। तब जब शिक्षक बन जाते हैं तो इस
ऑर्गेनाइजेशन के ये सदस्य नहीं रह सकते थे, क्योंकि यहाँ पे नाम में ही था स्टूडेंट, और यहाँ टीचर जो है यहाँ पे इसके सदस्य नहीं हो सकते थे। इसीलिए इसका नाम को 1915 में बदल दिया जाता है और इसका नाम रख दिया जाता है छोटा नागपुर उन्नति समाज। तब अब यहाँ पे विद्यार्थी शब्द यहाँ पे नहीं है, तो विद्यार्थी हो या शिक्षक हो कोई भी इसके सदस्य बन सकते थे। लेकिन अगर देखिएगा तो इसमें केवल और केवल आदिवासियों को ही जगह दिया गया, गैर आदिवासियों को छोटा नागपुर उन्नति समाज में किसी तरह का कोई भी स्थान नहीं दिया गया। तो इस तरह से अगर आपको पूछा जाए छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ, तो 1915। इसके सदस्य कौन बन सकते थे, तो केवल और केवल आदिवासी बन सकते थे। अब कोई भी संगठन या समाज होता है या सभा होता है तो अपना उसका एक उद्देश्य होता है। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का 3-4 उद्देश्य था, जिसमें पहला उद्देश्य था कि जो भी झारखंड का पिछड़ा स्थिति था उससे उसको आगे लेके चलना या उठाना। यानी कि जैसा कि अभी कहा गया कि विकास कार्य में झारखंड में जो आता था राजस्व वो तो 3/4 आता था, लेकिन विकास कार्यों में मात्र 1.5 भाग ही खर्चा होता है। तो अगर आप खर्च नहीं कीजिएगा डेवलपमेंट के काम में तो कैसे यहाँ का पिछड़ा स्थिति जो है वो दूर होगा या लोग जो है यहाँ आगे मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ का इसका मुख्य उद्देश्य था यहाँ के लोगों पर राजस्व का अधिक से अधिक भाग जो है वो खर्च किया जाए और यहाँ की पिछड़ी स्थिति को सुधारा जाए। दूसरा इनका उद्देश्य था, चूंकि यहाँ के अधिकतर जो लोग थे वो आदिवासी थे, और आदिवासी के साथ ठीक है सदान भी थे, लेकिन चूंकि ये आदिवासियों का समूह था इसीलिए मुख्य रूप से जो डिमांड होगा आदिवासियों के लिए ही होगा। तो इनका एक डिमांड था कि जो भी नौकरी है या राजकीय सेवाएं हैं उसमें आदिवासी को आरक्षण मिले, ताकि वो जो है नौकरी में जा सके, उनका एक तरह से इनकम बढ़े, और इनकम बढ़ेगा तो सामाजिक स्थिति भी धीरे धीरे बढ़ेगा, और इस तरह से जो पिछड़ी स्थिति है उससे वो आगे आ सकेंगे। तो इस तरह से नौकरी और राजकीय सेवाओं में आरक्षण का जो मांग करते हैं वो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा ही किया जाता है। आगे कहा गया है कि झारखंड का पिछड़ा स्थिति से उठाने के लिए इसे राज्य का तो नहीं लेकिन उपराज्य का यहाँ पे दर्जा दिए जाने का मांग किया गया छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। आगे जाके जब झारखंड पार्टी बनेगा तो या जयपाल से मुंडा आएंगे तब वृहत्तर झारखंड का निर्माण का बात करेंगे। लेकिन आखिर वृहत्तर झारखंड का जो मूल है या जड़ है वो कहाँ देखने को मिल रहा है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही देखने को मिल रहा है। इसी का तो नाम अभी बदला हुआ है छोटा नागपुर उन्नति समाज, और यही फिर आगे जाके दोनों तीनों जो इससे अलग होगा वो लोग सभी संस्था मिलेंगे और झारखंड पार्टी का निर्माण करते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, शुरुआत में उप राज्य का यहाँ पे डिमांड किया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तब फुल फ्लेज एक राज्य का डिमांड किया जाने लग जाएगा। तो इस तरह से छोटा नागपुर उन्नति समाज में प्रारंभ में उप राज्य का ही डिमांड किया गया था, फुल फ्लेज राज्य का डिमांड नहीं किया गया था। उसके साथ अगला इनका उद्देश्य था पराह व्यवस्था को पुनर्जीवित, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्थानीय अलग अलग जनजाति का अलग अलग स्थानीय स्वशासन था, उस स्वशासन को फिर से जीवित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि ये लोग मानते थे प्राचीन काल से जो हमारा शासन व्यवस्था चलता आ रहा है वो वर्तमान से बहुत ज्यादा बेहतर है और लोकतांत्रिक तरीका वहां पे अपनाया जाता है कोई भी न्याय निर्णय लेने में। तो इस तरह से ये पराह व्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहते थे। साथ ही साथ जनजातीय भाषाओं के लिए पृथक लिपि खोजने का ये प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोगों का जो संस्कृति है उन्हीं के भाषा में उन्हीं के लिपि में उन सब तक पहुंचाया जा सके। यानी कि अगर कोई यहाँ पे मानी चलिए संथाल है तो यहाँ पे संथाल का जो भाषा है उसको संथाली भाषा में ही उसी के लिपि में लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसका इनका उद्देश्य था। तो इस तरह से ये जो है जनजातीय भाषाओं से संबंधित लिपि खोजने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे थे छोटा नागपुर उन्नति समाज के लोग। आगे देखते हैं, एक संस्था आता है जिसका नाम है साइमन कमीशन। 1919 में भारत शासन अधिनियम यहाँ पे आया था, तो 1919 में जो भी अधिनियम आता है उसके रिव्यू के लिए साइमन कमीशन का गठन किया जाता है, और साइमन कमीशन जो है जगह जगह देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। उसी तरह से ये झारखंड में आए थे, तो झारखंड में जब ये आते हैं तो स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य का ये लोग डिमांड करते हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज के लोग। तो इस तरह से साइमन कमीशन के द्वारा जो ये लोग उपराज्य का दर्जा मांग रहे थे, यहाँ पे कहते हैं कि हमें अब राज्य का दर्जा दे दीजिए और इस तरह से हम खुद यहाँ पे स्वशासन करेंगे, यानी कि खुद के द्वारा हम लोगों का यहाँ पे शासन चलेगा। लेकिन इसका डिमांड पूरा होता नहीं है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन से जो डिमांड करने वाला संस्था था उसका नाम है छोटा नागपुर उन्नति समाज। उसके बाद देखते हैं इस समाज के द्वारा एक पत्रिका निकाला गया था, आदिवासी पत्रिका। कभी भी अपना जो विचारधारा है लोगों तक आपको पहुंचाना है तो उसका सबसे अच्छा माध्यम होता है पत्र पत्रिका। या पीछे वीडियो हम लोग देखे थे कैसे निर्मल चंद्र बैनर्जी जो है गिरिडीह में यहाँ अवर स्वाधीन भारत नामक पर्चा चिपकाते हैं और अपना विचारधारा लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उसी तरह यहाँ एक पत्रिका निकाला गया आदिवासी, जो कि 1915 में निकाला गया, और ये अलग अलग भाषाओं में निकाला गया ताकि इसका जो विस्तार है काफी व्यापक हो और अलग अलग लोग जो है इसको पढ़ पाए, चाहे वो
हिंदी जानते हो, चाहे वो अंग्रेजी जानते हो, चाहे वो मुंडारी हो, कुड़ुक हो, इन सब भाषा में लिखा गया, यानी जनजातीय भाषा के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी भाषा में इस पत्रिका को छापने का प्रयास किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस पत्रिका को पढ़ें और यहाँ के लोगों के बारे में जान सके। तो इस तरह से आपको एक लाइन में याद रखना है, छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी पत्रिका 1915 में निकाला गया था। ये सवाल भी आया हुआ है। अब देखते हैं इस समाज से कौन कौन से जो लोग जो हैं वो जुड़े हुए थे। तो सबसे पहला नाम आता है और महत्वपूर्ण नाम आता है जूलियस लाकड़ा। जूलियस लाकड़ा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पहले ऐसे आदिवासी थे झारखंड के जो कि 1963 में इनको पद्मश्री मिला था। तो झारखंड के प्रथम आदिवासी जो कि पद्मश्री पाए थे उनका नाम है जूलियस लाकड़ा। तो इस संदर्भ में भी आपको याद रखना है, और ये छोटा नागपुर उन्नति समाज से जुड़े हुए भी थे। दूसरा नाम आता है बंदी उरांव, और इसके बाद जो तीसरा और चौथा नाम आता है पॉल दयाल और ठेबले उरांव। ये जो है ये छोटा नागपुर उन्नति समाज से एक अलग ही सभा का गठन करेंगे जो कि किसानों का डिमांड रखेगा, और इसीलिए इनके द्वारा जो सभा बनाया गया इसका नाम ही रखा गया किसान सभा। और इसका गठन जो है 1930 में किया गया, और जब ये सभा बनता है तो इसके अध्यक्ष जो बनते हैं वो पॉल दयाल बनेंगे और सचिव जो बनते हैं वो ठेबले उरांव बनते हैं। तो इस तरह से छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही अलग होकर किसान सभा का गठन किया गया 1930 में, यानी कि 15 साल के बाद। अब हम लोग देखते हैं कि ये दो समाज जो था या दो संस्था था, छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा, इन दोनों में कैथोलिकों को, जो ईसाई का एक कह सकते हैं ब्रांच है, तो कैथोलिकों को यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया गया था, और इसीलिए जितने भी कैथोलिक थे वो जो है एक अलग ही संस्था का निर्माण कर लेते हैं, और इनका नाम था छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। आपको याद करना है सिंपली, इसका स्थापना जो है 1933 में हुआ। इसके प्रमुख अध्यक्ष, अगर प्रमुख व्यक्ति देखें तो अध्यक्ष में था बोनीफेस लकड़ा, और इसके प्रमुख या मुख्य सचिव जो थे, प्रथम मुख्य सचिव जो थे वो इग्नेश बेग थे। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय जो था रांची था। चूंकि ये कैथोलिक सभा, इनका नाम नहीं पता चल रहा, तो इनका कहा जाता है उद्देश्य शुद्ध रूप से सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक था। और इस तरह से 1935 का जो अधिनियम आएगा, भारत सरकार का अधिनियम, 1950 से पहले जो संविधान हम लोगों का बनता है, तो देश आजादी से पहले ये अंतिम एक तरह से कहिए ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया संविधान था 1935 का। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे चुनाव होता है, और इस चुनाव में कैथोलिक सभा के 2 उम्मीदवार जीतते हैं। लेकिन इससे पहले जो संस्था चल रहे थे, यानी कि छोटा नागपुर उन्नति समाज जो कि 15 बना था, किसान सभा जो कि 30 में बना था, उसके एक भी उम्मीदवार यहाँ पे जीत नहीं पाए। तो समझिए बाद में जो सभा बना उसके 2 उम्मीदवार जीत गए, लेकिन पहले से जो सभा था उसका एक भी उम्मीदवार नहीं जीतते। तब इन लोगों को समझ में आ जाता है कि अगर हम लोग अलग अलग रहें तो झारखंड का विकास कभी नहीं हो पाएगा, इसीलिए झारखंड का विकास करना है तो हम लोगों को साथ में आना पड़ेगा। और इस तरह से ये तीनों आपस में मिल जाते हैं, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा, और एक नया महासभा का गठन होता है जिसका नाम था आदिवासी महासभा, और इसका गठन होता है 1938 यानी 1938 को। और इस तरह से इसका जो मुख्य प्रयास होता है, यानी सबको जोड़ने का जो प्रयास होता है, वो इग्नेश बेग का ही होता है, जो कि कैथोलिक सभा के मुख्य सचिव थे, या प्रथम सचिव के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। तो यही जो है सबको जोड़ते हैं और एक नया आदिवासी महासभा का गठन करते हैं, जिससे सभी लोगों को जोड़ा जाता है, चाहे वो किसान, छोटा नागपुर उन्नति समाज हो या किसान सभा। तो इस तरह से 3-3 पार्टी मिलते हैं और एक सभा का गठन करते हैं जिसका नाम था आदिवासी महासभा, जो कि 1950 तक रहेगा। 50 में इसका नाम बदल के झारखंड पार्टी कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग छोटा नागपुर जो उन्नति समाज है या किसान सभा है या छोटा नागपुर कैथोलिक सभा है, इनके मिलने से जो आदिवासी महासभा बना, उससे जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति जो है उसको जान लेते हैं। तो आप समझिए कि छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा के जो व्यक्ति होंगे कैथोलिक सभा का, वो सभी व्यक्ति इनके अंतर्गत आएंगे। और इस तरह से थियोडोर सुरीन जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं, प्रथम उपाध्यक्ष में बंदीराम उरांव बनते हैं, और सचिव पॉल दयाल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कहा जाता है बीकानेर के राज्य मंत्री थे जयपाल सिंह मुंडा। ये पढ़े लिखे थे, ICS भी पास कर चुके थे। एम्स्टर्डम में जो आपका ओलंपिक होगा, नवा ओलंपिक होगा हॉकी में, वहां स्वर्ण पदक भी ये जीते हुए थे। तो काफी ये फेमस व्यक्ति थे जयपाल सिंह। तो ये जो है पटना जाते हुए हिंदपीढ़ी से गुजर रहे थे और वहीं पे ये बैठक हो रहा था। तो चूंकि ये आदिवासी ही थे, तो आदिवासी में इतना एक तरह से कहिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रख्यात व्यक्ति जो है अगर गुजर रहे हैं, तो उसको इस सभा में जरूर जोड़ने का लोग प्रयास करना चाह रहे थे होंगे, और इसीलिए इस सभा में जाते भी हैं और महासभा के नेता चुने जाते हैं 1939 को। और यही जो है आगे चल के जयपाल सिंह मुंडा बोलते हैं हमें एक वृहत्तर झारखंड चाहिए, और इस तरह से वृहत्तर झारखंड का जो डिमांड है वो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा ही किया जाएगा। समय आगे बढ़ते जाता है। 1939 में जिला बोर्ड चुनाव होता है, जिसमें सिम्मू में 25 में से 22 सीट ये लोग जीत जाते हैं आदिवासी महासभा के लोग, और रांची में 25 में से 16 सीट जीत लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए यहाँ बहुत सारा
काम किया जा रहा था। और इसी के संदर्भ में कहा जाता है गैर आदिवासियों के द्वारा एक यहाँ पे संस्था का स्थापना किया जाता है जिसका नाम है छोटा नागपुर प्रोटेक्शन। और इस तरह से जब देखा गया कि आदिवासी गैर आदिवासी दोनों अलग हो रहे हैं और इस तरह से अगर अलग हो जाएंगे तो झारखंड का जो पिछड़ा स्थिति है फिर से उभर नहीं पाएगा। तो ये लोग चाह रहे थे कि झारखंड को अगर बेहतर या इसका स्थिति को बेहतर करना है तो यहाँ के आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों को साथ लेके चलना होगा, तभी झारखंड का विकास हो पाएगा और नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इस बात को समझते हैं जस्टिन रिचर्ड और एक बनाते हैं यूनाइटेड झारखंड पार्टी। और इसमें कहा जाता है आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों सम्मिलित हो सकते थे और इस तरह से 1948 में यूनाइटेड झारखंड पार्टी में आदिवासी गैर आदिवासी दोनों को शामिल किया जाता है। अब चूंकि यहाँ पे गैर आदिवासी भी सम्मिलित हो चुके थे और इसके नाम में आदिवासी महासभा था, ठीक है, यूनाइटेड झारखंड पार्टी था, तो यहाँ पे जब सम्मेलन होता है जमशेदपुर में तब विधिवत रूप से इसका नाम जो है झारखंड पार्टी रखा जाता है। और इस तरह सवाल भी आया था 1950 में कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, तो जमशेदपुर में। और झारखंड पार्टी का नाम कब रखा गया, तो 1950 में रखा गया था। और इस तरह से यहाँ पे गैर आदिवासी या आदिवासी दोनों को यहाँ पे सम्मिलित होने के लिए खुला छूट दिया गया। अब इसके जो अध्यक्ष बनते हैं यानी झारखंड पार्टी के जो अध्यक्ष बनते हैं वो जयपाल सिंह मुंडा ही बनते हैं। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया गया। 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म होता है। मार्च 1970 को इनका ब्रेन हैमरेज से इनका देहांत हो जाता है। और इनके बारे में जैसे कि अभी आपको बताया गया 1928 में एम्स्टर्डम में यहाँ पे ओलंपिक होता है जिसमें ये भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहते हैं और वहाँ पे ये स्वर्ण पदक जीतते हैं। ICS भी ये पास कर चुके थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। एक आदिवासी छोटे से गांव से निकल के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये जो थे वो अपना नाम को इनका नाम जो है वो प्रख्यात था। आगे देखते हैं इनके बारे में दिया गया है। इनको हम लोग मारंग गोम के या बड़े गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। संविधान सभा के सदस्य भी ये रह चुके थे। अब हम लोग देखते हैं झारखंड पार्टी जब देश आज़ाद हो जाता है तब ये इलेक्शन में भाग लेता है। यानी कि जब हम लोगों का देश आजाद होगा तो 51-52 में प्रथम यहाँ पे चुनाव होगा। और प्रथम चुनाव होगा तो विधानसभा जब चुनाव होता है तो इनका जो चुनाव चिन्ह रहता है वो मुर्गा छाप रहता है। और इस तरह से जब ये चुनाव लड़ेंगे तो 1952 में ये 33 सीट जीत के आते हैं और इस तरह से प्रमुख विपक्षी दल बन के ये उभरते हैं। और विपक्षी दल का जो नेता चुने जाते हैं वो सुशील कुमार बागे था। तो सुशील कुमार बागे के बारे में दिया, इनका जन्म जो है 1922 में कोलेविरा सिमडेगा में होता है। और ये एक पत्रिका निकालते हैं जो कि मुंडारी भाषा में था जिसका नाम था जगर सड़ा। तो इस तरह से सुशील कुमार बागे के बारे में 2-4 लाइन आपको याद होना चाहिए। आगे देता है इनके अन्य नेता में NE होरो थे और इसके बारे में पूछा गया था कि झारखंड पार्टी से जुड़े हुए लोग में एक नाम आता है NE होरो। जब ये दोबारा इलेक्शन होगा यानी कि 51-52 के बाद सब 57 में 5 साल बाद फिर से यहाँ पे इलेक्शन होता है तो इसका सीट जो है 33 से घट के 32 रह जाएगा। 62 आते आते ये जो सीट होता है वो घट के 20 हो जाता है। मतलब इसका स्थिति अब बुरा होते जा रहा था। तब यहाँ कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहेंगे विनोदानंद झा, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था, ये प्रथम झारखंडी थे यानी झारखंड के रहने वाले थे जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो इनके ही लीडरशिप में नेतृत्व में इस झारखंड पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस में कर दिया जाता है और जयपाल सिंह मुंडा को एक मंत्री पद दे दिया जाता है सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज विभाग। तो इस तरह से झारखंड पार्टी का अस्तित्व जो है 1950 से 1963 तक रहता है। 63 में इसका विलय जो है वो कांग्रेस में कर दिया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे 2 छोटा टॉपिक है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग बाकी टॉपिक को समझेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है और एक छोटा संघ है जिसका नाम है छोटा नागपुर संयुक्त संघ जो कि 7 फरवरी 1954 को बना था। यहाँ जो इसका गठन के बारे में दिया जाता है तो गठन जो है सुखदेव महतो और सत्यदेव साहू के द्वारा किया गया था। इस संस्था के द्वारा एक पुस्तक भी निकाला गया था जिसका नाम था छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन, यानी कि छोटा नागपुर को अलग करना ही इसका सॉल्यूशन है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके अध्यक्ष के बारे में दिया जाता है सुखदेव महतो प्रथम पहले अध्यक्ष बने, बाद में रामनारायण सिंह था। रामनारायण सिंह के बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि गांधी जी रामगढ़ अधिवेशन जो कि 53वां अधिवेशन था उनमें इनको छोटा नागपुर केसरी या शेरे छोटा नागपुर का उपाधि दे चुके थे। स्वराज लुट गया इन्हीं के द्वारा लिखा गया किताब था। अब हम लोग देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग देश की आज़ादी के बाद जब भारत के अलग अलग हिस्सों के द्वारा नए नए राज्य का गठन का डिमांड हो रहा था तो एक कमीशन बनाया गया था फजल अली की अध्यक्षता में जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। तो ये देश के सभी हिस्सों में जा रहे थे और कहां कहां किस तरह से नए राज्य का निर्माण किया जा सके उसका ये विश्लेषण कर रहे थे। इसी क्रम में ये झारखंड भी आते हैं तो झारखंड पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि हमें एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, यानी बिहार को अलग राज्य कर दिया जाए और झारखंड को अलग राज्य कर दिया जाए। लेकिन ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग होगा यानी फजल अली की अध्यक्षता में जो
ये कमीशन बैठेगा वो कहेगा कि झारखंड राज्य नहीं बनेगा, यानी झारखंड नहीं बनेगा, आपको बनाना है तो विकास बोर्ड बनाइए, डेवलपमेंट बोर्ड बनाइए। और इस तरह का डेवलपमेंट बोर्ड जो है 1964 में आपको देखने को मिलता है कि ये बनता है। अब इसके बाद जो है छोटे छोटे पार्टी आएंगे जिसको हम लोग बिखराव के दौर के अंतर्गत रखते हैं। बाद में यही पार्टी जो होता है वो मिलता है और जेएमएम का ये रूप लेगा। जेएमएम के बाद यहाँ पे इसी से आसू पार्टी निकलते हैं। उसके बाद जो भी छोटे छोटे पार्टी होंगे वो क्या करेंगे, एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे और यही आगे चलते चलते झारखंड समन्वय समिति का रूप लेगा। फिर झारखंड विषयक समिति होगा, क्षेत्रीय स्वशासी परिषद बनेगा, फिर बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक आएगा और अंतिम में 15 नवंबर 2000 को एक नए राज्य झारखंड का निर्माण होता है, जिस दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी था। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये जो बचा हुआ टॉपिक है उसको भी समाप्त कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारे वीडियो आप लोग जरूर देख रहे होंगे। अगर कोई भी वीडियो छूट जाता है तो आप जो है उसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे जाइए और प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज आपको दिया है, नंबरिंग किया गया है, आपको देखने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।